अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर 11 में हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसकी 5 एक्सटेंडेड टाइप्स का तज़किरा किया था। तो आज की क्लास में हम उस टॉपिक का थोड़ा सा ओवरव्यू डिस्कस करेंगे, प्लस आज की क्लास में हम डिमांड एंड सप्लाई के टॉपिक को फॉर्मली क्लोज्ड करेंगे। और नेक्स्ट हम लेक्चर 12 एक नए टॉपिक से आज की क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है डेट वी हैव टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 5x5 रोज एंड कॉलम्स का आपको एक टेबल नज़र आ रहा है, जिसके पहले कॉलम में मेंशन्ड है कि इलास्टिसिटी की टाइप क्या है। सेकंड में नज़र आ रहा है कि उस टाइप के अगेंस्ट कोफिशेंट की वैल्यू क्या होगी। थर्ड कॉलम में अगर आप उसको ग्राफिकली ड्रॉ करें तो वो कर्व की शेप क्या होगी। चौथे कॉलम में नज़र आ रहा है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट किस किस टाइप की प्रोडक्ट किस किस कैटेगरी में फॉल करती है। और लास्ट कॉलम में ये है कि टैक्स इंसिडेंस क्या होगा, टैक्स इम्पोज करना चाहिए एक फाइनेंस मिनिस्टर को या नहीं करना चाहिए। इसका हम थोड़ा सा ओवरव्यू डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में आपको पहली टाइप नज़र आ रही है रिलेटिव इनइलास्टिक डिमांड, जिसका मतलब ये है कि क्वांटिटी डिमांड का चेंज जो है वो स्मॉलर है जबकि प्राइस का चेंज लार्जर है। कोफिशेंट लेस देन 1 है। अगर आप इसको ग्राफिकली ड्रॉ करें तो कर्व जो बनेगी वो रिलेटिवली स्टीपर होगी। नेसेसिटी आइटम्स इस कैटेगरी में फॉल करती हैं। और कंक्लूड हमने ये किया था कि ऐसी प्रोडक्ट पे टैक्स अप्लाई करना चाहिए क्योंकि ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूमर्स अवॉइड नहीं कर सकते, तो वो ख़रीदेंगे हर सूरत, तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उस पर हाई टैक्स भी पे करने के लिए विलिंग होंगे। दूसरी टाइप रिलेटिव इलास्टिक डिमांड है। इसका मतलब ये है कि क्वांटिटी डिमांड का चेंज लार्जर है जबकि प्राइस का चेंज स्मॉलर है, इसीलिए इसका कोफिशेंट ग्रेटर देन 1 आएगा। कर्व अगर आप ड्रॉ करेंगे तो वो रिलेटिवली फ्लैटर होगी। लग्जरी आइटम्स इस कैटेगरी में फॉल करती हैं और टैक्स नहीं लगाना चाहिए क्योंकि अगर ऐसी प्रोडक्ट पे आप टैक्स लगाएंगे तो कंज्यूमर्स ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज को अवॉइड कर सकते हैं, सो वो नहीं खरीदेंगे और अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स रेवेन्यूज़ कलेक्शन नहीं होगी। थर्ड हमारे पास यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। कोफिशेंट इसका एग्जैक्टली 1 होगा। कर्व की टाइप चूंकि 1 है तो ये यूनिटरी होगी, यानी दिस वुड बी इन बिटवीन स्टीपर एंड फ्लैटर कर्व। एसेसरी आइटम्स और कंप्लीमेंट्री आइटम्स इस कैटेगरी में फॉल करती हैं। और कंक्लूड हमने ये किया था कि अगर आप ऐसी चीज़ों पे टैक्स लगाएं तो आपको ना फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा। फोर्थ टाइप हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है। इसका मतलब ये है कि इसका कोफिशेंट 0 आएगा क्योंकि ऐसी प्रोडक्ट की डिमांड में ना इंक्रीज़ आता है ना डिक्रीज़ आता है जब प्राइस चेंज होती है। परफेक्टली स्टीप यानी हॉरिजॉन्टल इसकी कर्व थी। मेडिसिन्स और लाइफ सेविंग ड्रग्स इस कैटेगरी में फॉल करती हैं और ऐसी प्रोडक्ट पे इनफैक्ट टैक्स नहीं लगाना चाहिए बल्कि उल्टा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सब्सिडी देनी चाहिए क्योंकि हेल्थ केयर जो है ये हर इकोनॉमिक एजेंट का प्रिमिटिव राइट है। और लास्ट हमारे पास टाइप है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसका कोफिशेंट इन्फिनिटी है। कर्व ड्रॉ करेंगे तो ये परफेक्टली फ्लैट होगी। ये हमने कहा था कि टैक्स इंसिडेंस और कैटेगरी के हवाले से ये एक हाइपोथेटिकल केस है। तो ये जो 5x5 रोज एंड कॉलम्स का टेबल मैंने अभी डिस्कस किया है आपसे, ये समरी है पिछले कुछ लेक्चर्स की जो हमने इलास्टिसिटी के स्टार्ट किए थे। अब थोड़ा सा हम दो टॉपिक हैं आपके, कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। और आज की इस ओवरव्यू क्लास में ये डिमांड एंड सप्लाई का जो टॉपिक है ये फॉर्मली क्लोज्ड हो जाएगा। कंज्यूमर सरप्लस की 3 पॉइंट नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है दैट कंज्यूमर सरप्लस इज़ द गेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी ये फ़ायदा है जो आपको चीज़ें खर्च करने के या इस्तेमाल करने के बाद मिलेगा। अगर थोड़ी सी इसकी कंसेप्चुअल डेफिनेशन देखें क्योंकि ये तो मीनिंग था, तो कंसेप्चुअल डेफिनेशन है दैट कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू पे टू द प्राइस दैट ही एक्चुअली पेज। यानी मिसाल के तौर पे आपको एग्जांपल नज़र आ रही है कि आपने एक सेल फोन ख़रीदना है। आप रैशनली फोरकास्ट करते हैं कि उस सेल फोन की मार्केट में जो प्राइस है वो 10,000 रुपीज़ है। अब आप क्या करते हैं, अपने बजट को 10,000 से एलोकेट कर लेते हैं। अब आप वो मोबाइल फ़ोन ख़रीदने मार्केट में जब जाते हैं तो वहाँ जाके आपको पता चलता है कि ड्यू टू सम मार्केट फैक्टर्स, ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स, ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ और इंटरवेंशन ऑफ न्यू मोबाइल फोन्स इन द मार्केट और ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ competitors in the market,
जो फ़ोन आपने ख़रीदना था उसकी प्राइस 10,000 नहीं है बल्कि 8,000 है। तो अब ये 2,000 क्या होगा? अब देखें, विलिंगनेस टू पे क्या थी आपकी? 10,000 रुपीज़ फॉर डैट मोबाइल फ़ोन, और आपने एक्चुअली कितना पे किया है मार्केट में? 8,000। तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं ये जो 2,000 रुपीज़ हैं ये आपका कंज्यूमर सरप्लस है। और ग्राफिकली आपको तीसरा पॉइंट नजर आ रहा है, दैट कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द मार्केट प्राइस। तो अगर आप इस ट्राइंगल को देखें, राइट एंगल ट्राइंगल को देखें, तो इसमें जो 2,000 का डिफरेंस नजर आ रहा है वो बिलो द डिमांड है एंड अबव द प्राइस है, विच इज 2,000 रुपीज, विच विल बी नोन एज द कंज्यूमर सरप्लस। द नेक्स्ट वन इज द प्रोड्यूसर सरप्लस। अगेन इसके 3 पॉइंट नजर आ रहे हैं। पहला पॉइंट इसका मीनिंग पॉइंट है, दूसरा पॉइंट डेफिनेशन है, और तीसरा पॉइंट ग्राफिकली एड्रेस किया हुआ है। प्रोड्यूसर सरप्लस इज द गेन फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियसली प्रोड्यूसर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस दैट ए प्रोड्यूसर इज विलिंग टू चार्ज टू द प्राइस दैट ही एक्चुअली चार्ज। अब देखें कि यहाँ पे प्रोड्यूसर की भी विलिंगनेस होती है, और वो विलिंगनेस मिनिमम प्राइस होती है। यानी प्रोड्यूसर ये कहता है कि ये मोबाइल फ़ोन मैंने 6,000 से नीचे नहीं बेचना, क्योंकि 6,000 रुपीज़ तक उसकी वो प्राइस होती है जिस पे उसको शायद नो प्रॉफिट नो लॉस है। यानी अगर वो 6,000 से बिलो बेचेगा, यानी वो मोबाइल फ़ोन अगर 5,500 का सेल करेगा, तो हो सकता है उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रिकवर ना हो। तो वो क्या करता है, अपने माइंड में एक मिनिमम प्राइस सेट करता है कि 6,000 से नीचे हमने इस मोबाइल फ़ोन को नहीं जाने देना। उसका फिर तरीकाकार क्या होता है कि जैसे ही इसकी प्राइस 6,000 से बिलो जाती है, वो मार्केट में इस फ़ोन को बंद करके कोई नया फ़ोन इंट्रोड्यूस कर देता है, जो कि एक तरीकाकार होता है, एक प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी होती है किसी भी एंटरप्रेन्योर या किसी भी बिजनेसमैन की या प्रोड्यूसर की। तो विलिंगनेस टू चार्ज यानी द मिनिमम प्राइस प्रोड्यूसर की वो 6,000 है, और मार्केट में ये एक मोबाइल फ़ोन जो आपको एक्स एक्सिस पे नज़र आ रहा है वो सेल होता है 8,000 का, जो हमने अभी पिछली एग्जांपल में भी डिस्कस किया कि जो बायर है वो 8,000 पे करता है या सप्लायर 8,000 चार्ज करता है। अब प्रोड्यूसर सरप्लस कितना है? अब प्रोड्यूसर की विलिंगनेस है 6,000 रुपीज़, अब उसे इसकी विलिंगनेस से 2,000 ज़्यादा मिल गया है, यानी 8,000 का मोबाइल फ़ोन सेल हो गया, तो ये 2,000 रुपीज़ जो है ये प्रोड्यूसर सरप्लस कहलाएगा। और ग्राफिकली आप देखें, प्रोड्यूसर सरप्लस इज द एरिया अबव द सप्लाई कर्व एंड बिलो द मार्केट प्राइस। तो आप देखें कि ये जो डिफरेंस बनता है ये इक्विलिब्रियम प्राइस यानी 8,000 से बिलो है और सप्लाई कर्व से अबव है। तो इस ट्राइएंगल को, राइट एंगल ट्राइएंगल को आप PS यानी प्रोड्यूसर सरप्लस कह सकते हैं। अगर हम चाहें कि हम दोनों को ऐड कर लें तो फिर ये आपका टोटल सरप्लस कहलाएगा। टोटल सरप्लस इज द एरिया अबव द सप्लाई कर्व एंड बिलो द डिमांड कर्व, एंड इट इज़ द सम ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एज वेल एज प्रोड्यूसर सरप्लस। तो ये हमने डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट कर दिया है। जहाँ पे इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम प्राइस है विच इज़ P बार विच इज़ 8,000 रुपीज़। 10,000 कंज्यूमर की विलिंगनेस थी तो 2,000 कंज्यूमर सरप्लस हो गया। 6,000 प्रोड्यूसर की विलिंगनेस थी तो 2,000 प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया। तो टोटल सरप्लस यहाँ पे 4,000 रुपीज़ है। और ये आपकी दोनों ट्राइएंगल को CS और PS के साथ मैंने ऐड अप कर दिया है। तो ये पॉसिबल है कि कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में सेल हो रही है तो उसके सेल होने से साइमल्टेनियसली कंज्यूमर्स भी एंजॉय कर रहे हों और प्रोड्यूसर्स भी एंजॉय कर रहे हों। एंजॉयमेंट का मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट की कंजम्पशन को भी एंजॉय कर रहे हैं और वो अपने सरप्लस यानी अपने यूटिलिटी या प्रॉफिट को भी एंजॉय कर रहे हैं। ठीक, तो ये डिमांड एंड सप्लाई का टॉपिक हमने फॉर्मली यहाँ पे क्लोज कर दिया है। नेक्स्ट हम लेक्चर 12 को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक बात आप लोग यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो स्टार्टिंग लेक्चर हैं जिसमें हमने स्टार्टिंग 3 टॉपिक्स को डिस्कस किया था, जिसमें इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एजेंट एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ द इकोनॉमी वो टॉपिक थे। और इसके बाद हमने जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और उनकी एक्सटेंडेड टाइप्स को डिस्कस किया है। इस पोर्शन से आपका जो है वो
ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा। ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को हिंट दे दूं कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्ज़ाम्स होगा वो ज़्यादातर इन टॉपिक्स से मैंने फोकस करना है, तो लिहाजा इन टॉपिक्स को आप कंसेप्चुअली आप जहन में रखिएगा। और आज की क्लास में चूंकि हम लेक्चर 12 को डिस्कस करेंगे जो कि एक नया टॉपिक है, थ्योरीज ऑफ कास्ट कर्व्स, और ये टॉपिक जो है ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ से या डेफिनेशन जो है वो यहाँ से इस पार्ट से आपसे पूछी जाएंगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से एमसीक्यूज़ नहीं पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज़ भी पूछे जाएंगे, लेकिन ज़्यादा जो आपका पेपर फोकस कर रहा होगा वो थ्योरीज ऑफ कास्ट कर्व से रिलेटेड होगा, जिसमें मैं आपसे डेफिनेशन भी पूछ सकता हूँ और डिटेल्ड लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ। तो आप अपनी प्रिपरेशन इस हवाले से ही रखिएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं थ्योरीज ऑफ कास्ट कर्व्स, और इसको आपने इंतहाई तवज्जो के साथ आपने इसको सुनना है। जी हम स्टार्ट करते हैं थ्योरीज ऑफ कास्ट कर्व्स। इसमें हम प्रोडक्शन एंड कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, और स्क्रीन पे आपको कुछ डेफिनेशंस नज़र आ रही हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। डेफिनेशंस हैं प्रोडक्शन और आउटपुट, फिर हम डिस्कस करेंगे टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉज, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, as well as the sunk cost. Then we will discuss marginal cost, explicit cost, implicit cost, opportunity cost, accounting and economic profit, total fixed cost, total variable cost, total cost, average fixed cost, average variable cost, and average cost. Then we will combine the average total and average variable cost, and then we will also combine the marginal, average total and average variable cost. तो हम इनको वन बाई वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मीन बाई प्रोडक्शन और आउटपुट? अब ये दोनों वर्ड इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। द क्रिएशन एंड एडिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज आउटपुट और प्रोडक्शन। या आप किसी चीज को फॉर द फर्स्ट टाइम क्रिएट करें, या आप उस क्रिएटेड चीज़ में एडिशन कर दें, जिसे वैल्यू एडिशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को आप फॉर द फर्स्ट टाइम क्रिएट करते हैं, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर आप मोस्टली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर आप एडिशन करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं। जैसे मैंने शुरू में भी एग्जांपल दी थी कि आप हैम बर्गर बनाते हैं, तो हैम बर्गर में चिकन यूज होगा जो कि ऑलरेडी प्रोड्यूस था, उसमें सॉसेजेस यूज होंगे जो ऑलरेडी प्रोड्यूस थे, उसमें ब्रेड यूज़ होगी जो ऑलरेडी प्रोड्यूस था, उसमें सैलड यूज़ होगी जो ऑलरेडी प्रोड्यूस था। तो ये सारी गुड्स एंड सर्विसेज को जब आप वैल्यू एडिशन कर देंगे तो वो एडिशन कहलाएगी। सम इकोनॉमिस्ट कॉल्स दैट द यूज ऑफ इनपुट इन द क्रिएशन ऑफ आउटपुट इज आल्सो नोन एज प्रोडक्शन। यानी आप कुछ इनपुट को यूज करके कोई आउटपुट बना दें तो वो भी प्रोडक्शन कहलाती है। एंड इन इकोनॉमिक्स द प्रोडक्शन इज सिंबॉलिकली स्टेटेड एज कैपिटल क्यू। यानी जब भी कैपिटल क्यू मेंशन्ड होगा तो इसका मतलब आउटपुट, क्वांटिटी या प्रोडक्शन होगी। ये बात आप लोग वंस एंड फॉर ऑल जहन में रखिएगा। नेक्स्ट वी हैव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी आप प्रोडक्शन किस तरह से कर सकते हैं। सो वी हैव टू टाइप्स, द वन इज लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन, द अदर वन इज कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन। इट इज that technique of production in which labor is combined in greater proportion as compared to capital, like agriculture product। यानी इसका मतलब ये है कि कोई भी प्रोडक्ट जो बनती है उसमें लेबर भी शामिल है, उसमें कैपिटल भी शामिल है। कैपिटल का मतलब खाली रुपया पैसा नहीं है, कैपिटल का मतलब हाईटेक मशीनरी भी है, उसमें ट्रैक्टर है, मैकेनाइजेशन है, केमिकल मैकेनाइजेशन है, ठीक, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। खाली कैपिटल या पैसा, रुपया पैसा नहीं है कैपिटल के अंदर, मशीनरी भी आ जाती है। तो कहने का ये मकसद है कि अगर किसी प्रोडक्शन में लेबर का शेयर कैपिटल के शेयर से ज़्यादा है तो वो लेबर इंटेंसिव कहलाएगी। और जिस तरह से हमने देखा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जिसमें लेबर ज़्यादा यूज़ होती है जबकि कैपिटल का शेयर रिलेटिवली लो है। दूसरी हमारे पास है कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन। इट इज़ दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इन विच कैपिटल इज कंबाइंड इन ग्रेटर प्रोपोर्शन एज कम्पेयर टू लेबर लाइक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब देखें, कंबाइन का मतलब यह है कि चीज़ें दोनों इस्तेमाल हो रही हैं। कैपिटल इंटेंसिव में कैपिटल भी यूज़ हो रहा है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, लेबर भी यूज़ हो रही है, लेकिन कैपिटल का शेयर लेबर के शेयर से ज़्यादा है, और ये ज़्यादातर हमने इंडस्ट्रियल लेवल पे ऑब्जर्व किया है।
जहाँ पे आप लिमिटेड और स्मॉल लेबर के साथ भी आप वर्किंग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हाई टेक मशीनरी इंस्टॉल होती है, लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स एंड सर्जिकल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, माइनिंग एंड क्वेरिंग इंडस्ट्री। तो ये कैपिटल का शेयर यहाँ पे ज़्यादा है। नेक्स्ट वी हैव laws of returns or laws of production. So we have three laws: law of increasing return to scale, decreasing return to scale, constant returns to scale. What does law of increasing return to scale means? The law of increasing return to scale states that if we double the inputs, then as a result the output increases more than its double, and in this case the cost of production decreases. अब यहाँ पे आप गौर करें तो आपको एक टेबल नज़र आ रहा है जिसमें इनपुट भी मेंशन्ड है, आउटपुट भी मेंशन्ड है। इनपुट यूनिट्स के अंदर है, चाहे आप इसे लेबर समझ लें, चाहे आप इसे कैपिटल समझ लें। आउटपुट भी यूनिट में मेंशन्ड है, चाहे आप इसे यूनिट समझ लें, चाहे आप इसे नंबर समझ लें, चाहे आप इसे केजी समझ लें या लीटर समझ लें, जो आपका दिल करता है। फोकस करें तो आप देखें कि 2 यूनिट के साथ एक फर्म 4 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, यानी 2 यूनिट इनपुट की इन्वॉल्वमेंट के साथ 4 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब जैसे ही फर्म चाहती है कि मैं अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करूं। अब प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हो सकती है? जाहिर बात है, इनपुट बढ़ाने पड़ेंगे। तो जब इनपुट बढ़ाए जाते हैं, यानी इनपुट 2 से 4 किए जाते हैं, डबल किए जाते हैं, तो आप गौर करें आउटपुट में इंक्रीज आता है और वो मोर देन डबल है। यानी 4 का डबल 8 है तो ये 10 है। तो इसका मतलब है कि आउटपुट में डबल, मोर देन डबल इंक्रीज है। तो इसका मतलब है कि जो फर्म ने 2 इनपुट का इजाफा किया था वो इनपुट ज़्यादा एफिशिएंट थे पहले वाले इनपुट से। तो उस एफिशिएंसी की बेसिस पे, वो एफिशिएंसी लेबर की भी हो सकती है, वो एफिशिएंसी प्लांट एंड मशीनरी की भी हो सकती है। तो उस एफिशिएंसी की वजह से आप देख सकते हैं कि प्रोडक्शन 8 नहीं है, 9 नहीं है, बल्कि 10 है। तो दिस इज नोन एज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। नेक्स्ट वी हैव लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये उलट है उसका। The law of decreasing return to scale states that if we double the inputs, then as a result the output increases less than its double. यानी आउटपुट में ऑब्वियसली इंक्रीज आएगा जब आप ज़्यादा इनपुट लगाएंगे, लेकिन उसका इंक्रीज इनपुट के इंक्रीज से स्मॉलर है। तो अब इस केस में कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, पर यूनिट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है। तो आप गौर करें, 2 इनपुट पे 4 यूनिट है, जैसे इनपुट डबल किए, अब देखें आउटपुट बढ़ी है, वो आउटपुट 4 से 6 हुई है, लेकिन आउटपुट का इंक्रीज जो है वो लेस देन डबल है। यानी ये कम से कम 8 होना चाहिए था, जबकि ये 8 से भी कम है, 6 है। तो ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। ऐसे केस में कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। यानी जो आपने 2 इनपुट एक्स्ट्रा इन्वॉल्व किए हैं या एम्प्लॉय किए हैं अपने बिजनेस के अंदर, वो इतने एफिशिएंट नहीं थे, वो इनएफिशिएंट थे। और थर्ड हमारे पास है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ये इन बिटवीन फॉल करता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के। द लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल स्टेट्स दैट इफ वी डबल द इनपुट्स देन एज ए रिजल्ट आउटपुट इंक्रीजेज एग्जैक्टली बाय इट्स डबल, एंड इन दिस केस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि जितने लोग पहले काम कर रहे थे उतने डबल किए हैं, तो वो डबल भी उतना ही काम कर रहे हैं। तो यानी इनपुट को 2 से 4 किया, यानी डबल किया, तो आउटपुट भी 4 से 8 डबल हो गई। इसका मतलब ये है कि जो लेबर या कैपिटल है या इनपुट है वो ना एफिशिएंट है ना इनएफिशिएंट है। जिस रेट से आप इनपुट बढ़ाते चले जाएंगे उस रेट से आउटपुट इंक्रीज होती चली जाएगी। तो ये हमारा जो है वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। नेक्स्ट वी हैव डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। ये भी प्रोडक्शन से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट है। Short run, it is the period of time in which firms cannot change the scale of its production. For example, it cannot construct a building, it cannot install a plant and machinery of greater capacity. अच्छा, इकोनॉमिक्स के कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं कि शॉर्ट रन का मतलब 1 साल, 2 साल या 3 साल होते हैं। कुछ लोग कहते हैं लेस देन 1 ईयर शॉर्ट रन है, कुछ लोग कहते हैं लेस देन 3 ईयर शॉर्ट रन है। लेकिन मैं शॉर्ट रन को डिफाइन करता हूँ कि एक ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पे फर्म अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को एक्सपेंड नहीं कर पाती। अब ये 10 ईयर भी हो सकता है कि फर्म 10 साल से लिमिटेड स्केल के ऊपर ऑपरेट है, तो इसका मतलब है फर्म अपने शॉर्ट रन प्रोसेस से गुजर रही है। तो लॉन्ग रन प्रोसेस क्या होगा?
वो प्रोसेस होगा जिसमें फर्म डिसीजन मेकिंग कर सकती है, वो 3 साल में कर ले या 30 साल में कर ले. So it is the period of time in which firms can change the scale of its production. For example, it can construct a building, it can install a plant and machinery of greater capacity, it can purchase furniture and fixture, or it can purchase the higher labor. So this will be known as long run. तो ये कुछ कॉन्सेप्ट जो थे ये प्रोडक्शन से रिलेटेड थे. अब हम थोड़ा सा मूव करते हैं कॉस्ट के ऊपर. सो वी हैव थियरीज ऑफ कॉस्ट कर्व्स. It is dead cost of production which cannot be recovered if the present decision is made, or it is the cost which is paid by the businessman and it can never be refunded. देखें ये डेफिनेशन अपने नाम से ही क्लियर है. संक कहते हैं किसी चीज़ का डूब जाना, मोस्ट अप्रोप्रिएटली किसी बेजान चीज़ का डूब जाना. इसका मतलब ये है कि एक ऐसी कॉस्ट जो एक प्रोड्यूसर ने, चूँकि ये कॉस्ट का ताल्लुक एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर या एक प्रोड्यूसर के साथ है, तो इसलिए प्रोड्यूसर ने कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं जो उसने हर सूरत पे करनी है, और अगर वो पे कर दे तो वो फिर रिटर्न भी नहीं होती. जैसे अगर मैं आप लोगों की मिसाल दूं तो आपने यूनिवर्सिटी की जो सेमेस्टर फ़ीस देनी है, जब नया सेमेस्टर स्टार्ट होगा और आप फ़ी पे करेंगे तो वो फ़ी पे करने के बाद वो फ़ी आपको रिफ़ंड नहीं होगी. अब चाहे आप अपना माइंड चेंज कर लें कि जी अब हमने अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं करना, तो ये आपका डिसीजन है, ये यूनिवर्सिटी का डिसीजन नहीं है. तो वो जो सेमेस्टर फ़ीस है चूँकि वो रिटर्न नहीं हो सकती, तो लिहाजा वो आपकी संक कास्ट कहलाएगी. फॉर एग्जाम्पल, रेंट ऑफ द बिल्डिंग, यूटिलिटी बिल्स एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज etc. Next we have explicit cost. It is that cost of production in which monetary transaction takes place, or it is that cost of production in which money changes hands, like rent of the building, wages and salaries and payment of raw materials etc. मतलब ये कि जिस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट एक वाउचर होगा, जिस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट एक रिसीट होगी, जिस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट एक बैंक अकाउंट की एंट्री होगी, वो एक्सप्लिसिट कास्ट कहलाएगी. जिस तरह मैं थोड़ी सी मिसाल बदल देता हूँ कि आपने यूनिवर्सिटी को फ़ी पे की, तो जो आपने फ़ी पे की है वो फ़ी आपके अकाउंट से डेबिट हो गई है, यूनिवर्सिटी के अकाउंट में क्रेडिट हो गई है. तो इसका मतलब है इसका एक एंट्री आपकी तरफ हो रही है, एक एंट्री यूनिवर्सिटी की तरफ हो रही है. पैसा आपके हाथ से चला गया है, यूनिवर्सिटी के हाथ में आ गया है, तो लिहाजा ये आपकी एक्सप्लिसिट कास्ट कहलाएगी. और नाम से भी ये क्लियर है, एक्सप्लिसिट मीन्स समथिंग विच कैन बी सीन. तो वी कैन सी दी डेबिट एंड क्रेडिट, सो दिस विल बी नोन एज एक्सप्लिसिट कास्ट. द नेक्स्ट वन इज द इम्प्लिसिट कास्ट. It is that cost of production in which monetary transaction does not take place, or it is that cost of production in which money does not change from one hand to another hand. अब पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ जा नहीं रहा, लेकिन कॉस्ट ये इनकर हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, you are not attending a lecture on economics, but you might be working somewhere else and you earn some money. Obviously, अगर आप लेक्चर नहीं पढ़ रहे तो आप कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं. सो इन ऑर्डर टू टेक दिस क्लास यू हैव टू फॉरगो दिस मनी विच विल बी नोन एज द इम्प्लिसिट कास्ट. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मनी डज नॉट गो फ्रॉम योर पॉकेट, बट यू आर डिप्राइव्ड ऑफ दैट अनअर्न्ड इनकम. यानी जारी बात है, आप यूनिवर्सिटी में आए हैं, आप स्टडी कर रहे हैं. जब आप स्टडी कर रहे हैं तो आप इसके अगेंस्ट काम नहीं कर रहे. तो जब आप काम नहीं कर रहे तो वो पैसा जो आपके पास नहीं आ रहा वो आपकी इम्प्लिसिट कास्ट है. I hope you understand. Total opportunity cost. It is defined as the sum of explicit cost as well as implicit cost. And mathematically we can write it as total opportunity cost is equal to explicit cost plus implicit cost. यानी हमने explicit cost और implicit cost को अगर add up कर दिया, यानी वो ट्रांजैक्शन जो हो रही हैं
जो देखी जा सकती हैं प्लस वो ट्रांजैक्शन जो नहीं देखी जा सकती, दोनों को अगर ऐड कर लें तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी कास्ट कहलाती है। ऐड अप कर देना दोनों को। अच्छा, इसमें मैंने एक छोटी सी मिसाल आपके सामने एक डायग्राम की सूरत में रखी है। इमेजिन करते हैं कि एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट के पास स्टडी है और उस स्टडी के जो मैक्सिमम रिसोर्सेज हैं वो 10 आवर्स हैं, और उसी स्टूडेंट के पास वाई एक्सिस पे प्ले है और उस प्ले के जो मैक्सिमम आवर्स हैं वो भी 10 हैं। यानी आप ये समझ लें कि स्टूडेंट के पास 10 आवर्स हैं। अब पहली पॉसिबिलिटी ये है कि वो 10 आवर्स स्टडी पे एलोकेट कर देगा, इस सूरत में उसके पास प्ले के लिए 0 टाइम होगा ऑब्वियसली, या तो वो पढ़ सकता है या वो खेल सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि स्टूडेंट 10 के 10 आवर्स प्ले पे एलोकेट कर देता है, लेकिन इस सूरत में वो 0 आवर्स स्टडी करेगा। जाहिर बात है उसने 10 आवर्स को सिर्फ और सिर्फ प्ले पे एलोकेट कर दिया है। रैशनल डिसीजन मेकिंग ये है कि वो दोनों काम करे, तो वो क्या करता है 5 आवर्स एलोकेट करता है स्टडी के लिए और 5 आवर्स एलोकेट करता है प्ले के लिए। अब इसमें एक्सप्लिसिट कास्ट कौन सी है? एक्स एक्सिस पे देखें, इम्प्लिसिट कास्ट 5 आवर्स स्टडी है जो वो स्पेंड कर रहा है पढ़ने के लिए। इम्प्लिसिट कास्ट क्या है कि वो 5 से 10 का जो डिफरेंस है वो 5 आवर्स स्टडी नहीं कर रहा, ये इम्प्लिसिट कास्ट है। या जिसका दूसरा मतलब यहां से भी समझ सकते हैं कि वाई एक्सिस पे देखें, एक्सप्लिसिट कास्ट क्या है 5 आवर्स प्ले, और इम्प्लिसिट कास्ट क्या है वो 10 और 5 का डिफरेंस जो वो 5 आवर्स प्ले नहीं कर रहा। तो जो वो नहीं कर रहा वो इम्प्लिसिट कास्ट है, जो नज़र नहीं आ रहा जो कर रहा है वो एक्सप्लिसिट कास्ट है। या आप ये भी कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे 5 आवर्स स्टडी करने के लिए उसने 5 आवर्स प्ले के फॉरगो किए हैं, या 5 आवर्स प्ले करने के लिए उसने 5 आवर्स स्टडी के फॉरगो किए हैं। तो जो फॉरगो किया है वो इम्प्लिसिट कास्ट है, जो गेन किया है वो एक्सप्लिसिट कास्ट है। सो नेक्स्ट वी हैव द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट। इसी कॉन्सेप्ट की बेस पे दो तरह के प्रॉफिट होते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट आप सब लोगों ने पढ़ी है, आप लोगों को अंदाजा होगा कि अकाउंटेंट जो है वो सिर्फ एक्सप्लिसिट कास्ट को नोट करता है, यानी वो उस कास्ट को कंसीडर करेगा जिसके अगेंस्ट कोई वाउचर या रिसीट या ट्रांजैक्शन हुई होगी। मसलन इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड एक्सप्लिसिट कास्ट, है ये प्रॉफिट ही। तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट, और टोटल कास्ट कौन सी है जो नजर आ रही है, एक्सप्लिसिट कास्ट। जबकि इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड अपॉर्चुनिटी कास्ट। So economic profit is equal to total revenue minus the sum of explicit cost and implicit cost, or we can say that economic profit is equal to total revenue minus opportunity cost. यानी इकोनॉमिस्ट सीन कास्ट को भी या टेंजिबल कास्ट को भी फेस करेगा, प्लस वो अनसीन कास्ट को भी फेस करेगा। यानी वो कास्ट जो वो बियर कर रहा है वो भी वो कंसिडर करेगा, जो कास्ट वो बियर अनसीन है उसको भी वो कंसिडर करेगा, वो इम्प्लिसिट कास्ट को भी नोट करेगा। जबकि अकाउंटेंट जो है वो जिसका एंट्री हुई होगी वो जिसे एक्सप्लिसिट कास्ट कहते हैं सिर्फ उसी को कंसिडर करेगा। नेक्स्ट वी हैव मार्जिनल कॉस्ट। इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन टोटल कास्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन द टोटल आउटपुट, एंड मार्जिनल कास्ट इज ऑल्सो नोन एज एक्स्ट्रा और एडिशनल कास्ट। इसका मतलब है एक्स्ट्रा गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में जो एक्स्ट्रा कास्ट आएगी। जारी बात है एक प्रोड्यूसर चाहता है कि उसकी प्रोडक्शन डे बाय डे इंक्रीज हो। आज उसने 10,000 यूनिट बनाए हैं तो कल वो 19,000 यूनिट बनाए, उससे आगे वो 26,000 यूनिट बनाए, क्योंकि जितने प्रोडक्शन इंक्रीज होती चली जाएगी उतनी क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होती चली जाएगी और उतने उसके रेवेन्यू और प्रॉफिट इंक्रीज होते चले जाएंगे। लेकिन एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए उसे एक्स्ट्रा इनपुट भी अप्लाई करने पड़ेंगे। तो एक्स्ट्रा इनपुट अप्लाई करने के लिए जो एक्स्ट्रा कास्ट आएगी उसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो मार्जिनल कास्ट का फार्मूला है इट इज चेंज इन टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टोटल आउटपुट। तो आउटपुट देखें 1 2 3 4 5 आउटपुट इंक्रीज हो रहे हैं,
उसके साथ साथ टोटल कास्ट भी इंक्रीज़ हो रही है। पहले यूनिट को प्रोड्यूस करने में टोटल कास्ट 10 रुपीज़ है, 2 यूनिट को प्रोड्यूस करने में टोटल कास्ट 19 है, 3 यूनिट को प्रोड्यूस करने में टोटल कास्ट 26 है। आप देखें कि ये कास्ट डिक्रीज़ हो रही है। देखिए पहले यूनिट को बनाने की 10 है, 2 बनाए तो 20 आनी चाहिए लेकिन 19 आ रही है, 3 को बनाने में और ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन 26 आ रही है, 4 को बनाने में 30 है, 5 को बनाने में 33 है। तो मार्जिनल कास्ट एडिशनल कास्ट है। तो दूसरे यूनिट को देखें, पहला पॉसिबल नहीं है मार्जिनल कास्ट कैलकुलेट करना। दूसरे यूनिट पे देखें तो फार्मूला है चेंज इन टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टोटल आउटपुट। तो चेंज इन टोटल कास्ट क्या है, 19 माइनस 10 विच इज़ 9, और चेंज इन आउटपुट क्या है, 2 माइनस 1 विच इज़ 1। सो 9 डिवाइडेड बाई 1 इज़ 9। तीसरे यूनिट को 26 है तो 26 माइनस 19 7, 4 यूनिट को बनाने की 30 है, 30 माइनस 26 4, 5 यूनिट को बनाने की 33 है तो 33 माइनस 33, तो 9743 ये कास्ट आ रही है। अब आप गौर करें कि कास्ट जो मार्जिनल कास्ट है वो डिक्रीज हो रही है 9743। तो ग्राफिकली भी आप देखें तो ये पहले डिक्रीज हो रही है, उसके बाद देखिए मार्जिनल कास्ट कर्व इंक्रीज हो रही है। अब ये इंक्रीज क्यों होगी, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि इनिशियली जो फर्म यूनिट प्रोड्यूस करती है ना वो एफिशिएंटली प्रोड्यूस करती है, लेकिन एक फिर टाइम पीरियड ऐसा आता है कि फर्म इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल से कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल पे चली जाती है, और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के बाद फर्म जब नंबर ऑफ यूनिट और ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू करती है तो फिर वो यूनिट कॉस्टली प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी की वियर एंड टीयर या डेप्रिसिएशन हो चुकी होती है, वर्कर्स भी इतना एफिशिएंटली काम नहीं करते और वर्कर्स की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो जाती है, तो जिसकी वजह से मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व को हॉकी शेप कॉस्ट कर्व भी कहते हैं या यू शेप्ड कॉस्ट कर्व भी कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इट इज दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच डज नॉट चेंज एज आउटपुट चेंजेस। यानी इसका मतलब है आप प्रोडक्शन करें या ना करें, जीरो प्रोडक्शन हो तब भी ये कॉस्ट पे करनी है, या 10,000 यूनिट बना लें तब भी ये कॉस्ट पे करनी है, और करनी उतनी ही है। तो ऐसी कॉस्ट को क्या कहते हैं, ये नाम से ही क्लियर है, फिक्स्ड कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल रेंट ऑफ द बिल्डिंग। अब एक एंटरप्रेन्योर ने एक लैंड परचेज कर ली या लैंड रेंट पे ले ली है, अब उस लैंड के ऊपर वो प्रोडक्शन करे या ना करे, उसका रेंट हर महीने देना पड़ेगा। जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ उसने हायर किए हैं वो उनसे काम करवाए या ना करवाए, उनसे काम ले या ना ले, उनको सैलरीज हर महीने देनी देनी। जो बैंक से कैपिटल परचेज किया है और उसे इस बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है, उससे वो बिज़नेस कंटिन्यू करे या ना करे, प्रोडक्शन करे या ना करे, उस बैंक को इंटरेस्ट हर माह बाद या हर एक साल के बाद पे करना ही करना है। तो ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन पे बेस नहीं करती वो फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है। तो गौर करें इस फिक्स्ड कॉस्ट स्केड्यूल के ऊपर, तो आपको पहला कॉलम नज़र आ रहा है कि फर्म 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, आप इसे 1000 भी कह सकते हैं, 1 लाख भी कह सकते हैं, 10 लाख भी कह सकते हैं। तो मैं बड़ी आसानी के लिए आपको समझाने के लिए मैंने बड़ी पार्सिमोनियस एग्जांपल मेंशन की है कि 1 यूनिट है, इस 1 यूनिट को बनाने के लिए जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 5000 है, 2 यूनिट को बनाने की भी फिक्स्ड कॉस्ट 5000 है, 3 को बनाने की भी 5000 है, 5 को बनाने की भी 5000 है। तो ग्राफिकली आप इसे प्लॉट करें तो कॉस्ट जो वाई एक्सिस पे है वो 5000 है, जबकि आउटपुट 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। आउटपुट इंक्रीज हो रही है हॉरिजॉन्टली, जबकि वाई एक्सिस पे जो वर्टिकल है कॉस्ट वो फिक्स है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों का सवाल होना चाहिए कि सर आपने कॉस्ट को वाई एक्सिस पे और आउटपुट को एक्स एक्सिस पे क्यों पुट किया। तो बेटा इसका इक्वेशन होती है टोटल कॉस्ट इज ए फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, यानी टोटल कॉस्ट फंक्शन किसका है, क्वांटिटी का। तो क्वांटिटी एक्स एक्सिस है तो हम क्वांटिटी राइट साइड पे है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, टोटल कॉस्ट डिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। तो इसलिए कॉस्ट वाई एक्सिस पे है, आउटपुट एक्स एक्सिस पे, और ये हॉरिजॉन्टल कॉस्ट कर्व है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व को हॉरिजॉन्टल कॉस्ट कर्व भी कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव टोटल वेरिएबल कास्ट। अब ये टोटल फिक्स कास्ट का उलट है।
बहुत सारी आप डेफिनेशन देखें तो आपको एक डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, बाकी डेफिनेशन आपको ऑटोमेटिकली मेमोराइज हो जाएंगी. सो इट इज दैट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इन विच as output changes like the salaries of temporary employees, advertisement expenditures and utility bills. अब ये वो कास्ट है जो प्रोडक्शन पे बेस करती है, यानी प्रोडक्शन होगी तो ये कास्ट होगी, इसलिए वेरिएबल कहते हैं. वेरिएबल कहते हैं ना द थिंग दैट कीप्स ऑन चेंजिंग बिकॉज ऑफ समथिंग. तो आउटपुट के चेंज होने से जो कास्ट चेंज हो रही है वो वेरिएबल कास्ट होगी. हाँ, एक बात याद रखिएगा, अगर प्रोडक्शन ज़ीरो है तो वेरिएबल कास्ट ज़ीरो है. फिक्स कास्ट में ऐसा नहीं था. फिक्स कास्ट में प्रोडक्शन ज़ीरो हो तो तब भी कास्ट होती है, जबकि वेरिएबल में प्रोडक्शन ज़ीरो हो तो कास्ट ज़ीरो हो जाएगी. इसलिए आप गौर करें तो ये डायग्राम में जो कर्व नज़र आ रही है ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है, यानी ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है. इसका मतलब है व्हेन आउटपुट इज़ ज़ीरो कास्ट विल बी ज़ीरो. अब ये कौन सी है? जो आरजी एम्प्लॉइज़, जो मुलाजमीन है, वक्ती मुलाजमीन है. जारी बात है जब प्रोडक्शन बढ़ानी है तो कुछ आरजी एम्प्लॉइज़ को भी बढ़ाना पड़ता है. अगर वो प्रोडक्शन नहीं है तो टेम्परेरी एम्प्लॉइज़ नहीं है, प्रोडक्शन है तो टेम्परेरी एम्प्लॉइज़ को सैलरीज देनी पड़ेंगी. इसी तरह एडवर्टीजमेंट है और यूटिलिटी बिल्स है. जारी बात है जब प्रोडक्शन होगी तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी, जब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी तो उसका बिल भी देना पड़ेगा. तो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो वेरिएबल कास्ट है. तो देखें 1 2 3 4 5 प्रोडक्शन है और कास्ट भी इंक्रीज हो रही है 10 19 25 30 और 33. अच्छा, गौर करें ये कर्व थोड़ा सा देख लें. ये कर्व थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है, फिर बेंड हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है. अब देखें ये जो इंक्रीज है ना, ये गौर करें अगर आप इस कर्व पे, ये वाला जो इंक्रीज है, पहले वाला जो इंक्रीज है, ये पहले वाला इंक्रीज है डिक्रीजिंग रेट के साथ. यानी इसका मतलब है कि कास्ट इंक्रीज हो रही है लेकिन उसका रेट डिक्रीजिंग है. जबकि ये वाला जो बाद वाला इंक्रीज है, बेंड होने के बाद वाला जो इंक्रीज है, ये इंक्रीज ये शो कर रहा है कि कास्ट इंक्रीज हो रही है लेकिन रेट भी उसका इंक्रीजिंग है. यानी एक यूनिट बनाने की 10 कास्ट है, 2 को बनाने की 30 है, यानी मोर देन डबल है. तो ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ. नेक्स्ट वन इज द टोटल कास्ट. अब ये क्या है? अब देखें ये भी डेफिनेशन बड़ी आसान है कि आपने फिक्स और वेरिएबल को ऐड कर लेना है तो ये टोटल कास्ट हो जाएगी. सो इट इज दैट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज द सम ऑफ टोटल फिक्स कास्ट एज वेल एज टोटल variable cost like the salaries of permanent and temporary employees, advertisement expenditure, interest on capital and utility bills. अब सारा कुछ इसमें आ गया. अब गौर करें तो टोटल कास्ट ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही, टोटल कास्ट इंटरसेप्ट से स्टार्ट हो रही है और वो इंटरसेप्ट हमारे पास 5000 है. ये आप देखें, इसका मतलब ये है कि ये जीरो से इसलिए नहीं स्टार्ट हो रही क्योंकि इसके अंदर फिक्स कास्ट भी शामिल है और फिक्स कास्ट ज़ीरो नहीं हो सकती, इसलिए ये 5000 से स्टार्ट हो रही है. बाकी इसकी जो शेप है वो वही है जो टोटल वेरिएबल की थी. तो टोटल कास्ट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स कास्ट विच कैन नॉट बी जीरो एंड टोटल वेरिएबल कास्ट विच कैन बी जीरो एंड विच डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्शन. और देखें क्यू या आउटपुट इंक्रीज होता चला जा रहा है और टोटल कास्ट टोटल वेरिएबल की तरह इंक्रीज होती चली जा रही है, लेकिन स्टार्ट ये 5000 से होगी जो कि टोटल फिक्स कास्ट है. अब ये नोट है, ये आप थोड़ा सा जहन में रखिएगा कि द फर्म्स आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज मार्जिनल कास्ट लाइक एमसी, एटीसी, एवीसी एंड एएफसी. अभी तक हमने जो गुफ्तगू की है उसमें हमने मोस्टली टोटल कास्ट का तज़किरा किया था, जबकि फर्म टोटल कास्ट में इंटरेस्टेड नहीं होती, फर्म एवरेज कास्ट में इंटरेस्टेड होती है. फर्म देखती है कि मुझे एवरेज प्रोडक्शन किस एवरेज कास्ट के ऊपर हुई है. लेकिन ज़ाहिर बात है कि हम एवरेज तभी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें टोटल का पता हो. तो हम फार्मली मूव करते हैं एवरेज फिक्स कास्ट के ऊपर. सो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ टोटल फिक्स कास्ट टू द लेवल ऑफ आउटपुट. And it is important to note that AFC curve starts declines and it becomes asymptote to x-axis. इसका क्या मतलब है ये हम देखते हैं. पहले आप देखें AFC का फार्मूला क्या है. AFC is equal to total fixed cost divided by total output. एवरेज है ना. एवरेज कैसे आती है किसी चीज़ की? देखें ना, आपने एक चीज़ 10 रुपये की खरीदी है, एक 20 की खरीदी है, एक 30 की खरीदी है, एक 40 की खरीदी है, एक 50 की खरीदी है. तो एवरेज क्या है? आप टोटल को जमा करके टोटल पे डिवाइड कर दें तो ये एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा.
तो टोटल फिक्स कास्ट का एवरेज फिक्स कास्ट क्या होगा, टोटल फिक्स कास्ट डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी या टोटल आउटपुट। तो गौर करें, आउटपुट 1 2 3 4 5 है और टोटल फिक्स कास्ट सेम थी 5000 5000 5000 5000 5000। एवरेज क्या होगी, 5000 डिवाइडेड बाई 1 इज 5000, 5000 डिवाइडेड बाई 2 इज 2500। 5000 है, 3 यूनिट बनाए हैं तो एवरेज 1667 आ जाएगी। 5000 कॉस्ट है, 4 यूनिट बनाए हैं, 5000 को 4 पे डिवाइड कर दें तो 1250 है। 5000 कॉस्ट है, टोटल 5 यूनिट बनाए हैं तो एवरेज कास्ट 1000 आ जाएगी। तो टोटल फिक्स कास्ट को आउटपुट पे डिवाइड करते चले जाएं तो एवरेज फिक्स कास्ट डिक्रीज होती। अब आप देखें 5 यूनिट पे एवरेज फिक्स कास्ट 1000 है, तो अगर 5 लाख यूनिट हों, आप गौर करें कि अगर 5 लाख यूनिट हों और कास्ट कितनी है, फिक्स कास्ट वो तो सेम ही है 5000 है, तो एवरेज फिक्स कास्ट क्या हो जाएगी 0.01। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि कास्ट कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। तो इसलिए वर्ड यूज़ किया गया है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द AFC कर्व स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, यानी उसमें डिक्लाइन आता चला जाता है, एंड इट बिकम्स एसिम्पटोट टू एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस के करीब आती चली जाती है लेकिन टच नहीं करती। एसिम्पटोट का मतलब है कि कोई भी चीज़ किसी चीज़ के करीब जा रही है लेकिन उसे टच नहीं कर रही। तो 0.01 0.00001 हो सकती है लेकिन ज़ीरो नहीं होगी, तो लिहाजा ये एक्स एक्सिस को यानी आउटपुट को टच नहीं करेगी। नेक्स्ट वी हैव एवरेज वेरिएबल कास्ट, ये टोटल वेरिएबल कास्ट का एवरेज है। अगेन वही फार्मूला, AVC इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कास्ट डिवाइडेड बाई टोटल आउटपुट। It is defined as the ratio of total variable cost to the level of total output, and it is important to note that AVC curve starts declines, reaches at minimum, and then starts increasing due to increasing, decreasing and constant return to scale. यानी U shaped कास्ट कर्व है ये, पहले डिक्रीज होती है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की वजह से, मिनिमम पॉइंट पे पहुंचती है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की वजह से, और इंक्रीज होना शुरू हो जाती है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की वजह से। तो ये AVC कर्व कहलाती है। तो वेरिएबल का एवरेज क्या है, टोटल का आप क्वांटिटी पे डिवाइड कर दें। नेक्स्ट वी हैव एवरेज टोटल कास्ट। अब जारी बात है एवरेज टोटल क्या है, जिस तरह टोटल कास्ट क्या थी, टोटल कास्ट थी इज द सम ऑफ टोटल फिक्स कास्ट एंड टोटल वेरिएबल कास्ट, तो एवरेज टोटल कास्ट क्या होगी, इट इज द सम ऑफ एवरेज फिक्स कास्ट एंड एवरेज वेरिएबल कास्ट। अगर उनका टोटल एग्जिस्ट करता है तो उनका एवरेज भी उसी तरह एग्जिस्ट करेगा। It is defined as the ratio of total cost to the level of output, and it is important to note that ATC curve starts declining, reaches at minimum, and then starts increasing due to increasing, decreasing and constant return to scale. Same ये भी वही है, बस फर्क क्या हो जाएगा कि इसमें AFC भी शामिल हो जाएगी। तो ये डिक्रीज होती है, शुरू में कॉस्ट डिक्रीज होती है, Q के बढ़ने से कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, ATC कर्व डिक्लाइन हो रही है। इसलिए डिक्लाइन हो रही है क्योंकि एफिशिएंसी है वर्कर्स की भी और प्लांट एंड मशीनरी की भी। फिर ये एक मिनिमम पॉइंट पे पहुंचती है जहां पे ये बेस्ट आउटपुट दे रही है विद मिनिमम कास्ट। उसके बाद ये इंक्रीज होना शुरू हो जाती है क्योंकि फर्म आहिस्ता आहिस्ता इनएफिशिएंट हो जाती है, प्लांट एंड मशीनरी इनएफिशिएंट होती है, वर्कर्स इनएफिशिएंट हो जाते हैं, वो बूढ़े होते चले जाते हैं, तो इसकी वजह से कास्ट फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव द रिलेशनशिप बिटवीन ATC, AVC एंड AFC। इसके 4 पॉइंट हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हमने क्या करना है, ये जो 3 मैंने कहा ना कि फर्म जो है वो एवरेज में इंटरेस्टेड है, यानी वो AVC, ATC और AFC में इंटरेस्टेड है। तो हम देखते हैं ATC, AVC और AFC का आपस में क्या रिलेशनशिप है। हम इन तीनों कर्व को एक डायग्राम में कंबाइन कर देते हैं। सो कर्व्स, फर्स्ट पॉइंट है, द कर्व्स ऑफ ATC एंड AVC आर यू शेप्ड because of efficiency and inefficiency of factors of production that is discussed earlier in this lecture। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये, the ATC will fall above the AVC because it contains both AFC and AVC। अच्छा ये बात याद, जब आपने एक ही ग्राफ में दोनों कर्व बनानी है तो क्या करना है, ऊपर वाली कर्व ATC होगी, नीचे वाली कर्व AVC होगी। तो जो चीज़ ऊपर है सारी बात है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, चूंकि ATC में AVC भी शामिल है, AFC भी शामिल है, तो ये ऊपर वाली साइड पे होगी और AVC ATC के नीचे वाली साइड पे फॉल करेगी। अब AFC क्या है, AFC दोनों का डिफरेंस है।
तीसरा पॉइंट है द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवीसी विल ऑलवेज फॉल टू द लेफ्ट ऑफ मिनिमम पॉइंट ऑफ एटीसी, यानी दोनों कर्व बनानी है और जो एवीसी का मिनिमम पॉइंट है वो एटीसी के मिनिमम पॉइंट से लेफ्ट साइड पे होगा। अब ये क्यों होगा, ये इसकी क्या लॉजिक है? देखें, जो चीज़ जितनी ज़्यादा बड़ी होगी वो मिनिमम पॉइंट पे देर से पहुंचेगी और जो जितनी थोड़ी होगी वो मिनिमम पॉइंट पे पहले पहुंच जाएगी। तो एवीसी स्मॉलर है, वो जल्दी मिनिमम पॉइंट पे अप्रोच करेगी। एटीसी लार्जर है क्योंकि उसमें एएफसी और एवीसी भी शामिल है, तो वो देर से मिनिमम पॉइंट पे पहुंचेगी। तो मिनिमम पॉइंट एटीसी का राइट साइड पे होगा, एवीसी का मिनिमम पॉइंट लेफ्ट साइड पे होगा। और लास्ट पॉइंट है द एटीसी एंड एटीसी the ATC and AVC will start declining through a wider gap whereas they will start, ये थोड़ी सी करेक्शन है, whereas they will start increasing with a narrower gap। अब ये क्यों है? जारी बात है कि शुरू में जो ATC और AVC का डिफरेंस था वो वाइडर था, यानी AFC शुरू में ज़्यादा थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता AFC कम होना शुरू हो जाती है। तो इन दोनों का चूंकि डिफरेंस जो है वो AFC है, तो लिहाजा वाइट नैरोअर गैप पे ये क्लोज होगी। तो देख लें, ग्राफिकली इसे देख लें, जो हमने थ्योरेटिकली चीज़ें डिस्कस की हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि इसको ग्राफिकली कैसे प्लॉट करना है। तो सबसे पहले आप देखें, ATC इज इक्वल टू AVC प्लस AFC, सो देयरफॉर AFC इज इक्वल टू ATC माइनस AVC। ये माइनस करेक्शन कर लीजिएगा। गौर करें कि ATC कर्व AVC कर्व से ऊपर वाली साइड पे, पहले देखें ना, दोनों यू शेप्ड हैं, पहला पॉइंट। ATC कर्व AVC कर्व से ऊपर फॉल कर रही है, ये दूसरा पॉइंट। ATC का मिनिमम पॉइंट राइट साइड पे है, AVC का मिनिमम पॉइंट लेफ्ट साइड पे है, तीसरा पॉइंट। और चौथा और आखिरी पॉइंट है कि ATC और AVC जब डिक्रीज हो रही हैं तो वाइडर गैप से डिक्रीज हो रही हैं। देखिए, इनका जो डिक्लाइनिंग गैप है वो छोटा है, जबकि इनका राइजिंग गैप जो है वो स्मॉलर है। इसका मतलब ये है कि ATC और AVC के दरमियान जो मैंने कर्व बनाई नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली ATC और AVC का जो डिफरेंस है वो एवरेज फिक्स कास्ट है। और एवरेज फिक्स कास्ट मैंने आपको शुरू में ये कहा था कि ये देखें, मैं दोबारा यहाँ पे ले आता हूँ कि एवरेज फिक्स कास्ट जो है वो शुरू में ज़्यादा होती है, फिर आस्ता आस्ता वो बहुत डिक्रीज होकर वो 1000 पे आ जाती है। तो गौर करें कि AFC शुरू में ज़्यादा है, जबकि Q के इंक्रीज होने के साथ साथ ये कम होती चली जा रही है और ये ज़ीरो नहीं होगी, इसलिए AVC ATC कर्व को टच भी नहीं करेगी। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, AFC ज़ीरो नहीं हो सकती, तो लिहाजा AVC और ATC कर्व जो है वो आखिर में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। नेक्स्ट वी हैव रिलेशनशिप बिटवीन MC, ATC, AVC एंड AFC। जो मैंने नोट में कहा था कि फर्म MC, ATC, AVC और AFC में इंटरेस्टेड है। तो अब ये 4 पॉइंट तो सेम है जो हमने अभी पहले डिस्कस की है कि सारी कर्व जो हैं वो यू शेप्ड हैं, MC कर्व जो है वो हॉकी शेप्ड है, ATC विल फॉल अबव AVC, ATC AVC कर्व के ऊपर होगी, AVC का मिनिमम पॉइंट ATC के मिनिमम पॉइंट से लेफ्ट पे होगा, या ATC का पॉइंट मिनिमम पॉइंट AVC के मिनिमम पॉइंट से राइट साइड पे होगा। ATC और AVC जब डिक्रीज होंगी तो गैप वाइडर होगा, जब इंक्रीज होंगी तो गैप क्लोज होगा। ये पॉइंट हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं। आखिरी पॉइंट न्यू है, दैट MC कर्व विल कट बोथ AVC एंड ATC फ्रॉम बिलो। ये जो मार्जिनल कास्ट है, एडिशनल कास्ट है, वो AVC कर्व और ATC कर्व के मिनिमम पॉइंट से इंक्रीज होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फर्म जो एक्स्ट्रा कास्ट बियर करेगी वो वहाँ पे करेगी जहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी और वर्कर बेस्ट और एफिशिएंट पॉइंट पे हैं। और बेस्ट और एफिशिएंट पॉइंट क्या है? वो बेस्ट और एफिशिएंट पॉइंट AVC कर्व और ATC कर्व का मिनिमम पॉइंट होता है। ये बात आपने याद रखनी है। और जैसे मैंने बताया कि कास्ट को हम कैपिटल C के साथ डिनोट कर सकते हैं और क्वांटिटी को या आउटपुट और प्रोडक्शन, इसको हम कैपिटल Q के साथ डिनोट कर सकते हैं। यानी एक्स एक्सिस पे हमारे पास
आउटपुट या प्रोडक्शन होगी जिसे Q से मेंशन करना है, और वाई एक्सिस पे हमारे पास कास्ट होगी जिसे C से मेंशन करना है। कंबाइन कर दिया इसमें हमने। सो टिल नाउ, थैंक यू वेरी मच।